अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत। लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी आज मसरूफ़ तरीन दिन था और कोशिश की करूँगा आपके साथ सारे मिसाल के तौर पर नज़रबंदी का कानून का लार्जर बेंच वो तहलील हो गया, क्या वजह बनी और मैंने क्या बातें की हैं और मैं क्या कहना चाहता हूँ। मखसूस नशिस्तों का केस 144 दफ़ा के नफाज के हवाले से और 9 मई की सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत हुई, इन सब और बाकी छोटे मोटे इशूज़ पे ज़रूर बात होगी। सबसे पहले नज़रबंदी का जो कानून है सेक्शन 3 कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ दरखास्तों का जो लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तहलील हो गया। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस में सालिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और उनमें जो साबका एडवोकेट जनरल पंजाब हैं जस्टिस खालिद इसहाक़ खान, उन्होंने केस सुनने से माज़रत कर ली और जिसके बायस हाई कोर्ट का जो बेंच है ना वो तहलील हो गया। 27 के नोटिस में रिपोर्ट दाखिल की है। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए। मैंने इसमें 156 सफ़ा का जवाब दाखिल किया, पूरी हिस्ट्री रखी मैंने आपके। आज मैंने बात किया मुतफ़रक़ दरख्वास्त के ऊपर कि इसको भी साथ ही सुनते हैं। मैंने उन्हें कहा कि इस दरख्वास्त के अंदर मैंने सारी सियासी इंजीनियरिंग की हिस्ट्री लिखी, 144 का नफाज, उसके बाद पर्चे दर्ज होना, ये सारी कहानी उसके अंदर है। सिर्फ यही बात नहीं है, ऐसे आगे चलते हैं कुछ चीज़ों को समझने के लिए। PNIL लिस्ट में, नो फ्लाई लिस्ट में, गैर कानूनी लिस्ट है, लेकिन बदमाशी हो रही है यहाँ पर। फिर वो ट्विटर को बैन कर देना, फेसबुक को बैन, अपना इंटरनेट को बंद कर देना, पीका कानून में तरामीम और डेफमेशन के लॉ के हवाले से वो सारी बातें। आज चीफ जस्टिस ने मुझे कि इस दरख्वास्त का आखिरी सफ़ा कौन सा है, तो मैंने बताया जी 65 नंबर है। ये मुतहर्रिर दरख्वास्त 65 सफ़ों की मैंने फाइल की है। बेंच पहले बैठ गया और जब समाअत शुरू की उन्होंने कहा कि इसको मेन के साथ सुनेंगे और मेन केस। मैंने कहा जी मुझे तो इस बेंच पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें एक बेंच जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं, इसलिए मुनासिब ये होगा, प्रोप्राइटरी डिमांड यही करती है कि उस बेंच का हिस्सा ना हो। और ये केस जो है अब एडजर्न हो गया। जस्टिस फ़ारूक हैदर, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने 1 नवंबर को सेक्शन 3 सस्पेंड किया था और केस को फाइनल सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। उनका तबादला हुआ, फिर ये चीफ जस्टिस आलिम ने अपने पास लगाया। तो मेरे एतराज़ थे कि वो जिस डेट को ये केस लगा और जिस डेट को ये नॉमिनेट किया, उस डेट को तो जब मेंबर मौजूद थे यहाँ पर, तो वो तो चीफ जस्टिस आलिम साहब अपने पास नहीं लगा सकती थी। अब लार्जर बेंच में रोस्टर तब्दील किया गया और आज ही की डेट के लिए जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब को इस बेंच का हिस्सा बनाया। सुनने में ये बात आ रहा है, कोर्ट में लोग कहते हैं कि अगला मेंबर जो होंगे जैसे शहराम सरवर होंगे। मुझे नहीं पता कि कौन होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन ये आईनी मामला है। वो एक बात ज़बरदस्त याद है कि एक मामला सुना जा रहा था, तो मैंने किसी टीवी प्रोग्राम में कहा था, उन्होंने कहा कि फ़लाँ जज जो हैं वो फौजदारी केसेस सुनते हैं, ये तो आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला है। तो मैंने कहा कि आइन का मर्डर हुआ है ना जी, इसीलिए फौजदारी बेंच जो है ना वो केसों को सुनेगा। ये मैंने उस वक्त बात एक कही थी। और आगे चलते हैं मखसूस नशिस्तों के केस में। सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को फ़रीक बनाया हुआ जस्टिस खालिद इसहाक़ साहब के पास था। इसमें लास्ट टाइम कहा कि 248 को सामने रखते हुए नहीं आ सकते, तो मैंने बजाय ये कि उसको डिले करने के हवाले से मैंने कहा जी सदर और वज़ीर ने, लेकिन मैंने कहा जी मेरे बनाने का मकसद ये था कि ये जो कानून तोड़ा है पार्लियामान ने, उससे पहले काबीना ने इसकी मंजूरी दी है, आइन तोड़ा है इस हवाले से। तो मैंने इसलिए सदर और वज़ीर-ए-आज़म दोनों को फ़रीक इसलिए बनाया। लेकिन 248 की इम्यूनिटी के हवाले से किसी और केस में देखेंगे, लेकिन यहाँ हम आगे चलें, हम चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएं तो मुनासिब होगा। ये वो सारा मामला है जो मैंने अदालत के सामने रखा आज, और मैंने कहा कि इस केस की समाअत जल्दी रख दी जाए। 18 अप्रैल अगले जुमे को जस्टिस खालिद इसहाक़ के पास इंशाल्लाह इस केस की समाअत। सेक्शन 144 के वाले FIR की डिटेलें मांगी हुई। जस्टिस फ़ारूक हैदर से समाअत होनी थी, जो कि लार्जर बेंच थे आज,
तो उन्होंने जो है ना दरख्वास्त जो है वो एडजर्न केसेस सुने ही नहीं। अब ये बड़ा अहम मामला है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में इतने अहम केसेस मेरे लगे हुए हैं। सेक्शन 215 की इंटरप्रिटेशन का अभी तक लार्जर बेंच नहीं बना, पता नहीं क्यों नहीं लार्जर बेंच बना। लार्जर बेंच बनना चाहिए, और कब का? फरवरी, यानी 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन नहीं बेंच बना। और कई ऐसे मामला हैं जिसमें लार्जर बेंच है, यानी पैमरा का नोटिफिकेशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी लार्जर बेंच बना हुआ है, लार्जर बेंच बनाया ही नहीं। ये हमारा तो काम आपके सामने ये सारी सूरत हाल रखना है, और मैं रखता रहूँगा। फिर वो मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट के जो है वो रेट मुकर्रर करने के हवाले से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का वो वाला मामला आया, उसके इसकी समाअत थी, और वो आज आर्गूमेंट जो हैं वो चले, आर्गूमेंट सुने गए, और चीज़ें सारी अब चल रही हैं। वो कल तक के लिए चला गया। 9 मई के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई, पंजाब हुकूमत ने साबिक ATA जज रावलपिंडी एजाज आसफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, और लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी, और पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। शाही अफरीदी ने सरबराही बेंच की सरबराही में कहा ATC जज से मुतल्लिक मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। प्रोसिक्यूटर पंजाब को कहा गया था कि 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार रखा। अदालत का हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के कैरियर पर असरअंदाज नहीं होगा। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि जज का तबादला हो चुका है, मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है। चीफ जस्टिस शाही अफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को पैगाम दिया, जिससे एडमिन जज ने भी इत्तफाक किया। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, जुर्माना अदा करें, इतना बड़ा मसला नहीं। और जो ज़मानत मनसूखी की अपीलों पर पंजाब हुकूमत वकील पंजाब हुकूमत को गौर की हदायत कर दी है। जस्टिस याही अफरीदी ने कहा कि दुरुस्त है ज़मानत के फैसलों में बाद अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं है। मैंने आपको उसमें भी कहा था कोई मामला नहीं है। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता 2 भाइयों की बाजियाबी के केस में IG को तलब कर लिया। इमरानी वाले के मामले SP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद अदालत सामने पेश हुए। अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर बरहमी किया। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। जस्टिस अमीन नाम मिनहास ने ज़ाहिर बरहमी करता है कि मैंने IG को पेश होने का हुक्म दिया था। SSB इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि DIG साहब आ रहे हैं। अदालत ने हिदायत की कि आपको बुलाया नहीं था, आपकी कोई बात नहीं सुनी, IG को बुलाया, और रिपोर्ट की फाइंडिंग देखना चाहता हूँ। सेक्रेटरी दिफा की कोई रिपोर्ट नहीं आई। अदालत उनको तलब करे, ये कहा गया वकील की तरफ से। अदालत ने जो वो वज़ारत दिफा के वकील को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। बहुत ही अहम मामला सिंध हाई कोर्ट में है। आइनी बेंच के सामने इरसा सिंध के वफाकी मेंबर की तैनाती ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। आइनी बेंच ने सेक्रेटरी वजारत बराए पानियों आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। 7 मई को, डेट भी देखें कितनी लंबी डाली है, 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स ये बताया जाए कि इरसा में सिंध के वफाक मेंबर की तैनात से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला अमल क्यों नहीं किया गया। कानून और अदालती अहकामात के बावजूद इरसा में सिंध की वफाक तकर्री नहीं की गई, और 7 बरस गुजर चुके हैं और अदालती अहकाम और अमल दरामद नहीं किया। इरसा ने 24 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैल के तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। इरसा में सिंध से 2 की बजाय 1 वफाकी मेंबर मौजूद था, और इरसा की तामील जो है, तश्कील जो है, वो गैर कानूनी है। सिंध को पता है पानी की कमी का शिद्दत है, और साले समंदर पट्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। पानी की कमी से इंडस डेल्टा जो है वो बड़ी तरह मुतासर है, और महकमा मौसमियाती के खतरात बढ़ चुके हैं। वफाकी हुकूमत पानी के इंतजाम और तकसीम के मामले पर कानून की पासदारी नहीं कर रही है। 2024 से अब तक इरसा की गैर कानूनी तश्कील बरकरार है। सिंध में पानी की किल्लत जो है ना शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है, और यहाँ जो बात जो है ना, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की अदालत के सामने। एक बात और जो मैंने बात करें, खुर्रम शेर ज़मान की इलेक्शन पटिशन की मुंतकली के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। दरखास्तों के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की दरखास्त पर हमारी पटिशन एक ट्राइब्यूनल से दूसरे ट्राइब्यूनल मुंतकिल कर दी। कायम काम चीज़ जैसे जुनैद गफ़ार ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला के खिलाफ यहाँ कैसे आए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही केस से मुतल्लिक फ़ैसला दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया
कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती का फैसला चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने कहा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट जाए ना। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस से हटकर अगर कोई मामला हो तो आइन आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट की हदूद में आएगा। और अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल के मुंतकली का इख्तियार है। ट्राइब्यूनल के जज ने जो है ना इस पर चीफ जस्टिस से मुशावरत की थी। वो बेसिकली बुनियादी तौर पर ये बात कहना चाह रहे हैं। एतराज़ को अंदर वकील ने कलामा वापस ले लिया और हमारी पटिशन काबिल समाअत करार दी गई थी। और यहाँ फ़ैसला महफूज होने से पहले बहुत सी बातें और वो की जा रही हैं और ये बुनियादी तौर पर इख्तियारात में तजावुज़ के हवाले से बात सारी हो रही है। ठीक है जी, 11 मई के लिए इस बात मुलतवी होगी। नैब ने 16 साल बाद पाकिस्तान स्टील मिल के करप्शन के इल्ज़ामात वापस ले लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त, ध्यान से सुनिएगा बात को। साबिक चेयरमैन मुइन आफ्ताब समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस सिंध हाई कोर्ट ने मुलज़मान की बरी के खिलाफ वापस ले ली। और नैब की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से केसेस में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन को अहम मरासला जारी किया। मरासला के मुताबिक अब वो बात कह रहे हैं कि स्टील मिल के केस में नैब इन्वेस्टिगेशन अदालती अकामत के बाद बंद कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इस हवाले से मुस्तकिल के लिए गाइडलाइन बनाए और ये बुनियादी तौर पर जो सारी है चीज़, जैसे आपको याद होगा 2009 में एक करप्शन पर स्कूल नोटिस लिया था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही, तहकीकात ठीक नहीं हुई, 3-4 FIA के DGs को तब्दील भी किया गया और आपके सामने 2012 में तहकीकात FIA से लेकर नैब के सुपुर्द कर दी थी। अब ये मैं ये नहीं कुछ भी कहना चाहता, अब तो सत्यानाश हो चुके हैं। कोई करप्शन का आप बता दें केस इस वक्त कोई लिया जा रहा हो, कुछ नहीं लिया जा रहा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।